सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आप लोग का जो है एग्जामिनेशन कल से शुरू होने वाला है। कल कौन सा सब्जेक्ट है भाई मेरे? JIGL है कल आपका पहला पेपर। अब रिवीजन को लेकर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है एंड मैं ये वीडियो एज एन एडवाइस दे रहा हूँ आप सबको। जिन बच्चों का ऑलरेडी कुछ फिक्स्ड प्लान है तो वो मैं एडवाइस करूंगा उनको कि भैया स्टिक टू योर फिक्स प्लान। आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड पार्ट में मैं बताऊंगा प्लानिंग कि कैसे रिवाइज करना है आपको। सारा दिन एंड रात मिल के हम लोग कैसे रिवाइज कर सकते हैं, राइट। एंड जिन बच्चों को ऑलरेडी प्लान है कि भैया मैं ऐसे करने वाला हूं तो वो लोग लास्ट पोर्शन ना देखें। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत जरूरत है जानना एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, आपके JIGL पेपर को लेकर। अगर मैं आपके सिलेबस को देखो एक बार, अपने सिलेबस को देखो एक बार। आपके अगर सिलेबस में देखूं हम लोग तो भैया एक चीज तो श्योर है। वो कौन सा चीज है? वो ये है कि भैया सबसे टफ एंड सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना बहुत बवाल है, बहुत बड़ा है। इसी को सबसे पहले नक्की करो भाई मेरे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इस बार शायद 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन पुट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सबसे पहले जो आपको खत्म करना है रिवीजन करके वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको लगभग इन एक दिन में आपको 2 बार रिवाइज करना है पूरा पेपर, ठीक है। पूरा आपको सब्जेक्ट 2 बार रिवीजन करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे, देखो उसके बाद हम लोग जाएंगे 2 नंबर जाएंगे हम लोग टॉर्ट्स पे। क्यों? क्योंकि टॉर्ट्स में से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है एंड बहुत प्रिडिक्टेबल है। हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया टॉर्ट्स से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। एंड इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैंने कि भैया आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो सेकंड हम लोग रिवाइज करेंगे टॉर्ट्स, ठीक है। टॉर्ट्स के बाद हम लोग सीधा जाएंगे सिविल प्रोसीजर कोड। कहां पे बताइए फटाफट? सिविल प्रोसीजर कोड बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। ये जो है आपके एग्जामिनेशन में अच्छा खासा मार्क लेकर आ सकता है, ठीक है। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड 3rd रिवीजन जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड को। उसके बाद हम लोग 4th जो जाने वाले वो है इंडियन पेनल कोड, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे 5th क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके बाद हम लोग जाएंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्साइलिएशन ऑफ इंडिया 6। अब ये 6 जो हो जाएगा, ये 6 एक पैक्ट क्या कह सकते हैं हम लोग, चैप्टर्स है। जैसे कि चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 13। ये थोड़े बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्योंकि यहां में से बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले अगर आपको रिवीजन करना है अगले 2 घंटे में या तो 3 घंटा लगाकर, तो वो आपको रिवाइज करना है ये सारे चैप्टर्स में आप मैक्सिमम 3 घंटा दो। 3 से 3.5 3.5 आवर्स आप दे सकते हो इन सारे चैप्टर्स को। इससे ज्यादा मैं एडवाइस नहीं करूंगा देने के लिए क्योंकि आपको 2 बार रिवीजन करना है एक ही दिन में, ठीक है। 3 घंटा आप लगा लो। अभी अगर आप बैठ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सोच के रखता हूं कि आप सारा दिन पढ़ाई किए ही नहीं, मतलब सुबह से उठ के सारा दिन पढ़ाई नहीं किए, तो अभी से रिवीजन चालू करने वाले हो, तो कैसे करना है, ठीक है। आपको अभी बैठ जाना है, 11 बजे बैठ जाना है, ठीक है। 11 बजे बैठ जाना है आपको सब्जेक्ट्स को लेकर। जैसे आप सब्जेक्ट्स को लेकर बैठोगे, आप सबसे पहले रिवाइज करोगे चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 13। बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लोगे। मैंने यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखा है, बना रखा है, तो उसी के हिसाब से आपको कर लेना है रिवीजन, ठीक है। उसके बाद सर क्या मैं इन टॉपिक्स के अलावा भी रिवाइज कर सकता हूँ? डेफिनेटली रिवाइज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो दुखी आत्मा है, बहुत दुख है उनके मन में कि भैया हम लोग इस बार निकाल नहीं सकते, तो ट्रस्ट मी, यू कैन रीड ऑल दिस क्वेश्चंस एंड गो फॉर द एग्जामिनेशन विद 100% कॉन्फिडेंस। आप लोग कम से कम पास तो जरूर हो जाओगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाए ना, उसके बाद आते हैं आपके रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आ जाएंगे आपके सोर्सेस ऑफ लॉ। क्या बताइए फटाफट? सोर्सेस ऑफ लॉ। सेकंड रिवीजन जो देना है ना, वो कौन सा देना है? सोर्सेस ऑफ लॉ देना है। उसके बाद देना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देना है, लिमिटेशन एक्ट देना है, इंडियन एविडेंस एक्ट देना है। मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में कुछ बोलने वाला हूं, आप लोग रुकिए। उसके बाद आपको जाना है स्पेशल कोर्ट्स, अच्छा स्पेशल कोर्ट्स नहीं अभी। उसके बाद आपको जाना है इंडियन स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा, ये ग्रीन वाले चैप्टर्स, ठीक है।
सोर्सेस ऑफ लॉ भैया इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कि हम भैया अपने को पता है ऑस्टिन, रॉस्कोपाउंड, सलमॉन, कैल्सन, बेंथम, इनसे एक ना एक तो आ ही जाएगा डेफिनेटली। मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भैया इनसे एक आने वाला है डेफिनेटली एग्जामिनेशन में, तो ये तो डेफिनेटली आप छोड़ के नहीं जा सकते, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक लौता चैप्टर है जहाँ पे आप डाउट आ जाता है आपके दिमाग में, भैया ये पॉसिबली कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो वो आपको अच्छे तरीके से डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो क्या बताए, क्या ही बताए, बहुत इजी सा टॉपिक्स है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आपको कर लेना है। लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स जो है वो अच्छे तरीके से करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से बवाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक नॉर्मल चैप्टर है जो आप आराम से कर सकते हो। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्टियस लाइबिलिटी, बहुत सारे लाइबिलिटीज है टॉर्ट्स में, राइट। डैमनम सिने इंजुरिया, इंजुरिया सिने डैमनम, राइट। मैक्सिम्स बहुत सारे हैं, तो वो अच्छे से कर लेना है टॉर्ट्स का। टॉर्ट्स का आपने आपके CSET लेवल में भी कर रखा है, एग्जीक्यूटिव में भी कर रखा है, मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको आता है, जन्म से आपको आता है ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट भैया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन अच्छे से पढ़ लो, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करो। जो अवेलेबल क्वेश्चंस है जो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, उसके अलावा जो आप मटेरियल में देख के बोल सकते हो कि भैया ये क्वेश्चंस आने वाला है, आप नॉर्मली प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो वो आराम से करके जाना है, ज़्यादा आपको घुसना नहीं है लिमिटेशन एक्ट में, क्योंकि प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आ जाते हैं लिमिटेशन एक्ट में से। एविडेंस एक्ट का मैं एक एडवाइस देता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पूरा चैप्टर छोड़ रखा है, ठीक है। एविडेंस एक्ट में आपको लगता है कि भैया ये जो है ये मेरे को दिक्कत देने वाला है एग्जामिनेशन में, एविडेंस एक्ट जो है वो थोड़ा टफ है। मैं आपको समझाता हूँ। एविडेंस एक्ट में आप सारे इलस्ट्रेशंस को समझ के चले जाओ, इलस्ट्रेशंस को समझ के चले जाओ। मैं बोल के देता हूँ आपको, इलस्ट्रेशंस में से ही एक दो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अगर एविडेंस एक्ट में से क्वेश्चन बना तो आपके इलस्ट्रेशंस में से ही बन जाएगा। तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने थॉरोली इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। इलस्ट्रेशंस आपको रीड करके चले जाओ, आप समझ के चले जाओ। इस चैप्टर में आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। एविडेंस एक्ट में आपको अच्छे से इलस्ट्रेशन समझ लेना है, उसी में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसी में से आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इंडियन स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प एक्ट तो भैया बहुत ब्यूटीफुल सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, एकदम अलग इंडियन स्टैम्प एक्ट है कि नहीं। तो इंडियन स्टैम्प एक्ट आराम से आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन एक्ट ब्यूटीफुल है। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो भैया इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया कि आपके नसों में, रगों में जो ब्लड दौड़ रहा है उसमें घुल चुका है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मैंने वेबसाइट पे लेकर जाकर भी आप लोग को दिखाया है, तो आपको सिर्फ रिकॉल करना है वो सारा चीज, ठीक है। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन इज गुड टू गो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डेफिनेशंस जो है ना, उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के चले जाते हैं ना। डेफिनेशंस मैंने बोल रखा है कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। मोर ओवर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी दे रखा है, वो डेफिनेशंस आपको कर लेना है। एंड बाकी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे तरीके से कर लेना होगा। स्पेशल कोर्ट का कुछ ऐसा है भाई मेरे, स्पेशल कोर्ट कुछ ऐसा है कि स्पेशल कोर्ट में ना, स्पेशल कोर्ट आप लोगों ने ये कंपनी लॉ में भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाला आपको। एनसीएलटी ये आपको पता है, आपके रगों में है, आपको पता नहीं है सिर्फ, मतलब आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को पता है ये चीज़। तो एक बार रिवाइज करके चले जाना है, ठीक है, एक बार देख के चले जाना है स्पेशल कोर्ट को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने टॉर्ट्स को भी बताया था आप लोग को, टॉर्ट्स तो आप लोग को आता ही है, राइट। एंड हाँ जी, और है अपना बस यही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सबसे पहले आपको करना ही है। तो फर्स्ट रिवीजन 3 घंटे में खत्म कर लेना है ये लाल वाले चैप्टर्स। सेकंड रिवीजन में आपको खत्म कर लेना है ये ग्रीन वाले चैप्टर्स। 6 घंटा लगा लो, पूरा मॉड्यूल जो है रिवाइज कर लो 6 घंटे में, कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ 15 मिनट्स का आप कोई भी ब्रेक ले सकते हो। इसमें आप खाना खाओ, नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाम को नहा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक लो, खाना खा के आ जाओ, फिर से रिवीजन करने बैठ जाओ। एग्जामिनेशन है कल, तो ये इस पार्ट में आपको रिवाइज करना है। जैसे आप 12 फॉर एग्जांपल 11 बजे से बैठ रहे हो रिवीजन करने, या 12 बजे 11:30 12 बजे बैठ रहे हो रिवीजन करने, तो 6 घंटा लगातार आपको रिवाइज करना है, आपको उठना नहीं है, ठीक है।
उसी के साथ साथ अगर आप इंटेलेक्चुअल बंदे हो, अगर आपका जल्दी हो रहा है तो आप जल्दी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके 6 घंटे में हो जा रहा है पूरा अगर आपके 3-4 घंटे में हो जा रहा है पूरा रिवीजन, तो आप उसी में ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड रिवीजन आपका स्टार्ट होगा, 1 घंटे का ब्रेक लेना है, उसके बाद सेकंड रिवीजन शुरू होगा। उसमें आप दोबारा मैं कह रहा हूं, सबसे पहले लाल वाले चैप्टर्स रिवीजन करना है, उसके बाद ग्रीन वाले चैप्टर्स को रिवीजन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोग को बता दूं, जो आपको कम से कम मैं बता रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं मैं, कम से कम आपको 10 से 15 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। इस बात का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ये 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा किसको मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको पूरा JIGL का पेपर नहीं भी आता है तब भी आपको कम से कम 5 से 6 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूं आपको, समझ के जाओ। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इग्नोर मत करना ये चीज। सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको मैक्सिमम, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर, मैक्सिमम कॉन्फिडेंस है। एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है कि आपको लगता है कि भैया ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 भी आता है, 3 जो है थोड़ा बहुत आता है, 2 भी आता है, लेकिन 3 जो है ना वो थोड़ा बहुत आता है, 4 आता है, 5 जो है ना वो थोड़ा बहुत आता है, एंड 6 जो है वो भी थोड़ा बहुत आता है। तो ये थोड़ा बहुत आता है जो है ना, ये लास्ट में करना है। सबसे पहले आपको वो करना है जो आपको फुली कॉन्फिडेंट हो। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो पूरा ही आपको आता है, लेकिन आप डाउट में रहोगे कि कौन सा अच्छा आता है। सबसे पहले आपको डिवाइड कर लेना कि कहाँ पे अपना 100% कॉन्फिडेंस है, उन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनर आपका पहले 1-2 पेपर पढ़ेगा, उसके बाद भैया आपको जज करने लग जाएगा बंदा, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है, आप कुछ कर नहीं सकते इसको लेकर। तो उसमें आपको करना है। एक्स्ट्रा मार्क कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि क्वेश्चन नंबर 1 के A, B, C, D अटेम्प्ट एक ही साथ करो। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का A कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का B कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का A कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फिर से 1 का D कर रहा हूँ। इस सीक्वेंस में नहीं जाना है, सीक्वेंस में जाना है इस प्रकार से। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 6 का A, B, C इस प्रकार से आपको करना है, सीक्वेंसली आपको मेंटेन करना है। अगर आपने सीक्वेंस मेंटेन किया अच्छे से, 6 कर दिए, उसके बाद 5 किए, उसके बाद 3 करे, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ABC में छेड़खानी मत करो। इसमें आप 6A कर रहे हो, उसके बाद अचानक से 1B में जंप कर चुके हो, अचानक से 1C में जंप कर चुके, ऐसा मत करना आपके पेपर में। सबसे पहले आपको सीक्वेंस मेंटेन करना सीखना होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैंडराइटिंग को मेंटेन करना है। अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ही बकवास है तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, सुनो, एग्जामिनेशन में क्या करना है मैं आपको एडवाइस देता हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, आंसर पेपर्स जो है ना वो चेक किया है मैंने, और मेरे को पता है कि बच्चों का हैंडराइटिंग बहुत गंदा जा सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करूं कैसे आपको मेकअप करना है। फॉर एग्जांपल आपका हैंडराइटिंग बकवास है तो आपको क्या करना है कि आपको एक लेटर लिखना है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है माय नेम इज, ठीक है, एक साथ नहीं लिखना है। अगर इस प्रकार से लिखोगे तो हैंडराइटिंग सही नहीं बैठेगा। अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो आप लेटर्स में गैप रखो एंड वर्ड्स के बीच में गैप रखना सीखो, ठीक है। लेटर में 1 लाइन का गैप, वर्ड्स में कम से कम 3 लाइन का गैप तो होना ही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल माय, ठीक है, इसमें 1 लाइन का गैप, नेम, ठीक है, इसमें 3 लाइन का गैप, इज, फिर 3 इज। तो ये आप लिखते लिखते ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको इतना सोचना नहीं है कि 3 लाइन का गैप है कि नहीं, सीधा सीधा ऐसे लिखना है माय नेम इज, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? तो लेटर्स में गैप रखो, आपका हैंडराइटिंग मेंटेन करो भैया, इसी में 5 मार्क मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। सीक्वेंस एंड मॉडरेशन के लिए आपको भैया मैं आपको बता रहा हूँ 15-16 मार्क एक्स्ट्रा मिलते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। 15-16 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है। एक्स्ट्रा मतलब कुछ ना लिख के मिल जाता है आपको 15। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन किया है। इसलिए मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करने के लिए कहता हूँ स्टूडेंट्स को। समझ में आ रहा है? भले ही आपके एक आंसर में जो 5 मार्क आपको मिलना चाहिए उसमें उन्होंने 2 दे दिया हो, लेकिन फिर भी वो 15 मार्क एक्स्ट्रा देगा आपको, अगर आपका सीक्वेंस अच्छे से मेंटेन्ड है, अपने अच्छे प्रकार से लिखा है। और कोई भी बंदा अगर ऐसा है जो मेरे साथ
डिबेट करना चाहते कि सर ये गलत कह रहे, सर 15 मार्क नहीं मिलता है, तो मैं आंसर पेपर आपको दिखा दूंगा स्टूडेंट्स के जिनको मिला है ऑलरेडी, मेरे पास है। और मैंने पहले भी अपने स्टूडेंट्स को दिखाया है कि भैया ऐसे ऐसे मिलता है, भैया 15 मार्क 16 मार्क मिल जाता है। हाईएस्ट मैंने देखा है 16 मार्क 17 मार्क का भी देखा है मैंने, हाईएस्ट। समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा मिलता है। नॉर्मल बच्चों को तो भैया 5-6 तो एवे ही मिल जाते हैं, 5-6, और जिन्होंने बहुत बकवास लिखा है उनको 2-1 तो मिल ही जाता है। समझ में आ रहा है, तो इतना आपको समझ के लेना है। GIGL का पेपर इस प्रकार से आपको करना है। मैंने आपको बता दिया भैया, प्रोसीजर आपको बता दिया कैसे आपको रिवाइज करना है पूरे एक दिन में। भैया लग जाओ एकदम जी जान को, मतलब निछावर कर दो अपने एग्जामिनेशन पे, बहुत बवाल मार्क्स लेकर आओगे GIGL पे। अपने ही लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरलाइन कर देना की पॉइंट्स को, पहले 2, 3, 4, 5 पेज में भैया कोई मिस्टेक मत कर देना। एग्जामिनर को लगना चाहिए आप प्रोफेशनल वाले बंदे हो भैया, आपको सब कुछ आता है। एक बार एग्जामिनर को इंप्रेस कर दिया, बाकी वो मार्क्स जो है वो आपको देता रहेगा, ठीक है। उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, ठीक है। तो यही एडवाइस रहेगा GIGL के लिए भैया। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो तो, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। इसी वीडियो के नीचे मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा अभी के अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।